गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षम एकेडमी। आज हमारी भारतीय ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल की दूसरी क्लास है। तो हम पहली क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। पहली क्लास में हमने भारत के बारे में देखा है, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत का विस्तार कहाँ है, मतलब वो चीजें हमने देखी है। तो भारत जो है कौन से गोलार्ध के कौन से हिस्से में पाया जाता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत से स्थित है ना। ये दक्षिणी एशिया का भाग है ना। आकृति कैसी है इसकी, चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, या फिर नया जो आंकड़ा है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। ये वाली चीज मैंने आपको बता दी थी, है ना। मिलियन में अगर कोई पूछ लेता है आपसे तो आप उसको चेंज कर ही दोगे, है ना। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि ये जो है विश्व का कितना है, विश्व का है ये 2.4%, ठीक है। जहाँ पे 17.5% जो है आबादी दुनिया की यहाँ पे रहती है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, सातवां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, सातवां देश है। फिर भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है। अक्षांश में देखो यहाँ पे आता है अपना इंदिरा पॉइंट। कौन सा आता है, इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 45 मिनट, 6.45। फिर उसके बाद 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। कुछ ऐसे, ये माउस से लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। ये इंदिरा पॉइंट है, ये अपना दक्षिणतम बिंदु है भारत का, है ना। फिर यहाँ से कहाँ तक है, इंदिरा कोल तक। इंदिरा कोल है 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। मुख्य भूभाग अपना कहाँ से स्टार्ट होता है, केरल के अंदर कन्याकुमारी से, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अच्छा जी। फिर यदि हम इधर और इधर देखें, यानी कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो यदि हम देखना चाहें तो वो कहाँ से है, गुजरात के अंदर कच्छ जिले में गुहर मोती गांव है। कौन सा गांव है, गुहर मोती गांव है। यहाँ का देशांतर देशांतर यहाँ से कौन सा गुजरता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबिथु गांव है। क्या नाम है, किबिथु गांव है। जिला कौन सा है, अंजाव जिला है। कौन सा जिला है, अंजाव जिला है, ठीक है। तो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक अपना जो है देशांतरीय विस्तार है। यहाँ यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलती है अपनी 82 डिग्री और 82 डिग्री आधा मिनट, मतलब 82.5 डिग्री वाली जो है अपनी वो पूर्वी देशांतर यहाँ से निकलता है, जो हमारे टाइम जो है उसको डिसाइड करता है ना। अच्छा, हम जो है जीएमटी से कितना आगे हैं, 5.5 घंटे हम जीएमटी से आगे हैं। जीएमटी का मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से दुनिया का टाइम डिसाइड होता है वो है जीएमटी। हम उससे 5.5 घंटे क्या है, आगे हैं। ये कहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री, मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। राज्य यदि पूछते हैं तो कौन कौन से आते हैं, राज्य आते हैं अपने, सबसे पहले यूपी आता है, यूपी के बाद में एमपी आता है, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है स्टेट्स हैं जहाँ से ये गुजरती है। फिर कर्क रेखा जो है वो यहाँ गुजरात से एंट्री करके इधर से निकलती है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपने गुजरती है कर्क रेखा। ये दोनों कहाँ पे काटती है एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ के अंदर कोरिया एक जिला है, वहां पे कर्क रेखा और ये जो 82.5 डिग्री जो देशांतर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटती है, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि सागरी विस्तार कितना है अपना, है ना। तो नॉटिकल माइल्स माइल्स के अंदर नापते हैं, है ना, या समुद्री मील जिसको बोलते हैं। एक नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.852 किलोमीटर, ठीक है। तो
ये कुछ नियम बने हुए हैं कि जो आंतरिक जल है अंदर वाला, उसके अंदर तो क्या है, पूरा अपना अपना संप्रभुत्व है, मतलब हम किसी को आने दें नहीं आने दें वो सारी चीजें अपने हाथ में है। फिर सीमावर्ती सागर आता है, इसके अंदर अपना एकाधिकार होता है ना, लेकिन यहाँ से निर्दोष गमन की इजाजत होती है। फिर आता है संलग्न सागर। जो संलग्न सागर है उसके अंदर सीमा शुल्क वगैरह अपन ले सकते हैं। फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है अपना, वहां पे क्या है कि भारत जो है संसाधनों का दोहन कर सकता है, अपने आइलैंड वगैरह बना सकता है ना, और रिसर्च वगैरह कर सकता है ना, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब चीजें वो कर सकता है। उसके बाद में आता है हाई सी, उच्च सागर, जिसपे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है, वो सबका है। ठीक है, ये सारी चीजें देखी थी। फिर हमने तटीय सीमा देखी थी, है ना, ये कोस्टल बाउंड्री देखी थी, है ना। तो ये सारी चीजें ये देखी थी हमने। भारत के पड़ोसी देश देखे थे, है ना, बचपन में एमबीए, है ना, वो सारी चीजें देखी थी। फिर यहाँ से हमने पाक जल संधि देखी थी। पाक जल संधि किस किस को अलग करती है, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, है ना। इधर आदम जो सेतु है, एडम्स ब्रिज, वो है, उसी को राम सेतु भी बोलते हैं, है ना। तो ये अपने तमिलनाडु और श्रीलंका को क्या कर रही है, अलग करने का काम कर रही है ना। इधर कई नदियां वगैरह बहती है, गई नदी वगैरह, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी कि भारत क्या है, एक उपमहाद्वीप है, क्योंकि इधर हिमालय है, इधर आपका अराकनियोमा है, हिंदू कुश सुलेमान वगैरह है, इधर हिंद महासागर है, जो कि इसको क्या करती है, एशिया महाद्वीप से अलग करती है। इसलिए ये क्या है, उप महाद्वीप है। तो हमने लगभग 5-6 मिनट में कल जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लिया है। कुछ एक चीजें, अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ऐसे कैसे मैं डिट्टो बोल के आपको रिवीजन करवा दूं, उसमें तो ज्यादा टाइम लगना ही है। लेकिन लगभग लगभग हमने क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। आज हम आगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कि भारत को यदि फिजिकली हम बांटे, भारत को क्या करें, फिजिकली बांटे, तो अपना जो भारत है ना, वो एक जैसा नहीं है, पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। ये जो पूरा भारत है वो पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। तो कैसा है ये, इसके अंदर क्या है, कहीं पर ऊंचे पहाड़ है, कहीं पर पहाड़ियां है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो ये जो चीजें हैं, है ना, इसको बोलते हैं उच्चावच। क्या बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं, रिलीफ फीचर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिलीफ फीचर बोलते हैं। तो ये जो रिलीफ फीचर है और ये जो इसके भौतिक लक्षण है, जो दिखने वाले भौतिक क्या होते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, है ना, तो उनके हिसाब से इसके अंदर क्या है, विविधता पाई जाती है। तो हम यदि देखें तो भारत के अंदर पर्वत जो है ना, पर्वत पर्वत और पहाड़ियों में क्या अंतर है, पहाड़ियां तो छोटी होती है ना, अपर्दन वगैरह हो, वहाँ की जो छोटी वाली बस्ती है ना, वो होती है पहाड़ियाँ, है ना, जिनकी हाइट कम होती है। पर्वत वो होते हैं जो बादलों के भी ऊपर जा रहे होते हैं, है ना, जैसे अपना हिमालय हो गया, है ना, हिमालय श्रेणी हो गई, अपनी पूर्वांचल श्रेणी हो गई, अपने पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, है ना। तो ये सारे तो क्या है, पर्वत है। फिर पहाड़ियां, जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली के अंदर पर्वत भी है लेकिन अरावली की ज्यादातर क्या है, पहाड़ियां हैं, है ना। तो पर्वत जो है वो है 10.5%, 10.5% तो हमारे पास है पर्वत। पहाड़ियां है 18.5%, 18.6% क्या है हमारे पास, पहाड़ियां हैं। पठार है हमारे पास 27.7%। पठार कितने हैं, 27.7%। मैदान है 43.2%। ठीक है। तो उच्चावच और भौतिक लक्षणों के हिसाब से हमने भारत को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। मैदान, पठार, पहाड़ियां और पर्वत। सबसे ज्यादा क्या है, मैदान है, फिर क्या है, पठार है, फिर पहाड़ियां हैं, फिर पर्वत है। ठीक है। तो जो मैदान है वो सबसे बड़ा है, इसके अंदर क्या होती है, खेती होती है, यहाँ पे आबादी बसती है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, है ना। तो ये है अपने प्लेन्स। जो अपने पठार है ना, पठार, यहाँ पे पाए जाते हैं खनिज। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, खनिज। और पर्वत पहाड़ियां तो अपनी है ही है। ठीक है। अब ये उच्चावच परिस्थितियों के आधार पर भारत के भारत को भौतिक प्रदेशों में
कैसे बांटते हैं, जो भौतिक प्रदेश है ना। ये तो क्या किया, भौतिक लक्षणों और उच्चावच के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा है ना। और यदि इसको भौतिक प्रदेशों में बांटेंगे तो फिजिकल डिवीजन यदि करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। एक तो देखो, सबसे पहला जो है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये वाला जो आ रहा है ये, है ना, ये गुलाबी लाइन जो खींची हुई है। फिर आता है अपना उत्तरी मैदानी प्रदेश, नदन प्लेन रीजन। ठीक है। फिर आता है अपना प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये आ गया अपना प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तीसरा हो गया। उसके बाद आता है तटवर्ती मैदानी प्रदेश, जो कोस्टल प्लेन्स आते हैं वो आ गए, तटवर्ती मैदानी प्रदेश। उसके बाद आता है जो अपने द्वीपीय समूह है, आइलैंड ग्रुप रीजन जो है अपना, वो क्या आ जाएगा, अपना 5वां भाग। तो हमने कितने भागों में बांट रखा है, भौतिक विभाजन की यदि बात करें, भौतिक प्रदेशों की यदि बात करें, तो हमारे पास कितने हैं भारत के, 5 भौतिक प्रदेश है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीपीय समूह। ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में इन्हीं को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ये जो 5 भाग हैं इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा इनका एक इंट्रो टाइप ले लेते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है वो क्या है, हमारा रक्षक है। हमारा क्या है, रक्षक है, बर्फ का घर है। ये हमें साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनसे क्या करता है, हमको बचाता है। ठीक है। फिर आता है अपना उत्तरी मैदानी प्रदेश। कौन सा, उत्तरी मैदानी प्रदेश। जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है इसके अंदर क्या है, इधर हिमालय से जो नदियां आ रही है ना, वो नदियां क्या कर रही है, इसको बहुत उपजाऊ मैदान बनाती है ना। तो यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहती है, और यहाँ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा लगती है। फिर आता है अपना प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है ये हमारा सबसे प्राचीन और भौतिक दृष्टि से, है ना, जो हमने भौतिक प्रदेश बनाया है ना, उस हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है ना। जो हमने फिजिकल डिवीजन किए हैं इसमें क्या है, सबसे बड़ा ये है। रिलीफ फीचर के हिसाब से तो सबसे बड़े कौन से हैं, मैदान है ना। क्योंकि मैदान को हमने 2 भागों में और बांट दिया ना, तटवर्ती मैदान और उत्तरी मैदान, तो ये छोटा हो गया। लेकिन फिजिकल डिवीजन के अंदर क्या है, जो पेनिसुलर जो प्लेटू रीजन है वो क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है। फिर आते हैं अपने तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदानी प्रदेश। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर खनिज सबसे ज्यादा होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। फिर आते हैं ये जो तटवर्ती है ये कोस्टल है, मतलब ये समुद्र से सटे हुए मैदान है ना। फिर द्वीपीय प्रदेश तो हम पढ़ ही लेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है अपने द्वीपीय प्रदेश है। तो शुरू करें हिमालय से, क्या आप तैयार हो हिमालय पढ़ने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं, कमेंट में यदि बता दो तो। देखो, भूगोल के विभाजन में सबसे बड़ा उच्चावच कौन सा है, मैंने पूछा, मेरे क्वेश्चन पर ध्यान देना। भौगोलिक विभाजन यदि है क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो सबसे बड़ा जो उच्चावच है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, है ना। 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा सबसे बड़ा है कमेंट में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। आपके ऑप्शन अब भी वही हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और तटवर्ती मैदानी प्रदेश। इतनी देर में तो आपने कमेंट्स कर दिए होंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको आंसर। यदि भौगोलिक पूछता है तो भौगोलिक के अंदर, यदि भौगोलिक पूछता है, देखो भौगोलिक के हिसाब से हमने सबसे बड़ा किसको माना है, मैदान को माना है। कौन सा है भौगोलिक दृष्टि से,
सबसे बड़ा मैदान है ना। लेकिन भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश पूछता है तो आपको किस पे टिक करना है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पे टिक करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। किसकी तरफ? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के अंदर अपने पास कौन सा पर्वत है? हिमालय है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। ये है अपना हिमालय पर्वत। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो रहेगा, ये वाला जो है ये क्या है? अपना हिमालय पर्वत है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। हिमालय कितनी दूरी में फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये शुरू होता है 74 डिग्री, जो ईस्ट देशांतर है वहां से, और जाता है 96 डिग्री ईस्ट देशांतर तक। 22 डिग्री आ गया ने। कितने डिग्री आ गया? 22 डिग्री। तो 22 डिग्री देशांतरीय विस्तार है अपने हिमालय का। सवाल आता है कि हमारा जो हिमालय है वो बना कैसे है? तो बना ऐसे है, इधर थी यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब यूरोप और जो एशिया है, इसकी जो प्लेट थी वो थी, है ना। और नीचे थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नीचे कौन सी प्लेट थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो आई ऐसे भागती हुई, दौड़ती हुई, और आके टक्कर मारी किसको? यूरेशियन प्लेट को। क्या किया? यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी। टक्कर मारी तो इनके अंदर हुआ वलन। क्या हुआ? वलन। कैसे हुआ? कि ये जो यूरेशियन प्लेट है और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इन दोनों के बीच के अंदर था एक छिछला समंदर, सागर, जिसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था उसका? टेथिस सागर। अब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई। टकराई तो इनके बीच में हुआ क्या? अभिसरण। क्या हुआ दोनों में? अभिसरण हुआ। अभिसरण हुआ तो तैतीस सागर के नीचे जो मिट्टी, मलबा, अवसाद जो जमे हुए थे ना, उनके अंदर फोल्डिंग होने लग गई। क्या होने लग गई? फोल्डिंग होने लग गई। फोल्डिंग का मतलब जानते हो? आप जैसे पेपर है एक, ये पेपर है, इसको इस तरफ से दिखा दो, इधर ऐसे दिखा दो, तो ये बीच में से ऐसे उड़ जाएगा ना, है ना। तो जैसे धक्के दोगे, ये एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी उठ सकता है ना। तो ऐसे हो गया इसका वलन। या फिर आपकी बेड शीट है, बेड शीट को इधर से यदि धक्का लगेगा तो ऐसे उठेगी, इधर से धक्का लगेगा तो ऐसे उठेगी, है ना। तो इस तरह से वो बेड शीट उठ सकती है। तो ऐसे ही अपनी जो ये प्लेटें थी वो टकराई, यहाँ पे अवसाद था, मलबा था, वो ऐसे उठ गया, है ना। ऐसे क्या हो गया? वलन हो गया। क्या हो गया? वलन हो गया इनका अभिसरण से। तो यहाँ पे सिलवटें बन गई एक तरह से। क्या बन गई? सिलवटें। तो ये जो सिलवटें है ना, ये आज दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है, और ये दुनिया के जो सबसे नए युवा पहाड़ है उनमें से एक है। ठीक है, तो ये क्या है? अपना प्यारा हिमालय। तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 74 डिग्री ईस्ट से 96 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच में, लगभग कितना? 22 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। नवीन वलित पर्वत है। निर्माण कब हुआ? टर्सरीय काल में। टर्सरी काल में, जो तृतीय काल है उसके अंदर हुआ। ये टाइम पीरियड आपको याद करना पड़ेगा। अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पे मैं आपको जो समय सारणी है वो पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है, तो ये अभी आपको याद ही करना पड़ेगा कि कब बना था। तो तृतीय कल्प में बना था, टर्सरी काल में। यूरेशियन तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के अभिसरण से टेथिस सागर के अवसादों के वलन से इसका निर्माण हुआ, जो मैंने अभी आपको समझाया।
ठीक है। इस पर्वतीय क्षेत्र को भौगोलिक और प्रादेशिक आधार पर विभाजित किया जाता है ना। जो अपना ये हिमालय बना हुआ है, अपना ये हिमालय जो बना हुआ है, इसको दो टाइप से बांटा गया। दो टाइप से क्या किया गया है, बांटा गया। अच्छा देखते हैं कैसे बांटा गया। एक तो इसको बांट दिया ऐसे, एक तो ऐसे बांट दिया, और एक तो बांट दिया ऐसे, 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 है ना, कि भाई ये एक अलग हिमालय, ये एक अलग हिमालय, ये एक अलग हिमालय। ठीक है। तो एक तो है भौगोलिक विभाजन, ये वाला तो क्या है, भौगोलिक विभाजन। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो बांटा गया है वो तो क्या है, भौगोलिक विभाजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन। और एक क्या है, इसको ऐसे भी बांटा हुआ है, जो नदियां है ना उनके हिसाब से, कि इस नदी से इस नदी तक एक है, यहाँ तक एक है, यहाँ तक एक है, यहाँ तक एक है ना। तो जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो बांटा हुआ है, जो नदियां हैं उनके आधार पर बांटा हुआ है, वो है इसका रीजनल डिवीजन, जो प्रादेशिक विभाजन जिसे हम कह सकते हैं। तो भौगोलिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन दो तरीके से बांटा हुआ है। भौगोलिक विभाजन में जो हिमालय को बांटा गया है वो तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। इधर जो सबसे उत्तर में है वो है ट्रांस हिमालय, फिर है अपना मुख्य हिमालय जो मेन हिमालय, फिर है अपना पूर्वांचल, फिर क्या है अपना पूर्वांचल। ठीक है। तो ये जो तीन भाग हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं। प्रादेशिक विभाजन की यदि बात करें तो कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदी से कौन सी नदी कौन सा है क्या है ना। पहले तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। भौगोलिक विभाजन में सबसे बड़ा उच्चावच मैदान है, भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। ठीक है। अब हिमालय जो है तीन भाग है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांस हिमालय है, मुख्य हिमालय है, और इधर क्या है अपना पूर्वांचल है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांस हिमालय की। किसकी बात करने वाले हैं हम, ट्रांस हिमालय की बात करने वाले हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है इसको तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इधर क्या है, तिब्बत है, और ये जो तिब्बत है उसके अंदर ये ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे देखो मानसरोवर झील दिख रही है क्या, यहाँ से निकल रही है अपनी कौन सी नदी, इंडस, सिंधु नदी। ठीक है। अच्छा जी। तो ये क्या हो रहा है कि तिब्बत के अंदर ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये मुख्य रूप से कहाँ है, तिब्बत और लद्दाख के अंदर है ना। ये अपना क्या है, लद्दाख है। तो लद्दाख और तिब्बत के अंदर ये मुख्य रूप से फैला हुआ है ना। यदि हम पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई देखें तो वो है 1000 किलोमीटर। कितनी है, 1000 किलोमीटर। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो है 250 किलोमीटर। कितनी है, 250 किलोमीटर। इसकी हाइट, एवरेज हाइट यदि देखें वो है 4000 मीटर। कितनी है, 4000 मीटर इसकी हाइट है। देखो इधर क्या है, मुख्य हिमालय है, इधर क्या है, मुख्य हिमालय। अब अपना मॉनसून इधर से आता है, मॉनसून किधर से आता है, मॉनसून ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून यहाँ से आके पहुंचता है ना इधर, है ना। तो ये आएगा ऐसे। ठीक है। ये ऐसे आता है, तो इधर ये जो मुख्य हिमालय है वो पूरी बारिश यहीं पर करवा लेता है ना, आगे जाने ही नहीं देता है। तो इधर क्या बनता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, एक साइड में कोई बहुत ऊंचा पहाड़ आ गया, क्या आ गया, बहुत ऊंचा पहाड़ आ गया, इधर से जैसे बादल बने पानी उठा के इधर से लेके आ रहे हैं, है ना। तो ये पहाड़ क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, बोले आगे नहीं जाने दूंगा भाई, मैं नहीं जाने दे रहा, यहीं पे रोक दो, इधर ही बारिश कर दो। तो इधर क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, सूखा रहेगा, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाएगी, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाएगी। तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र।
रेन शेडो एरिया, क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिस्थितियां पाई जाएगी, जो ट्रांस हिमालय है वहां पर परिस्थितियां कैसी पाई जाएगी, यहाँ पे परिस्थितियां पाई जाएगी शुष्क, कैसी होगी, शुष्क, ड्राई। तो यहाँ पर है ठंडा मरुस्थल। लद्दाख में कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल, जो सबसे ज्यादा हाइट पर है, 4700 मीटर की हाइट पर, वो हम देखेंगे अभी। ये मैं साफ कर लेता हूँ। अब जो ये ट्रांस हिमालय है ना, इसके भी तीन पार्ट हैं, इसके भी कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। तो ये तीन भाग कैसे आप याद कर सकते हो, कालजा से याद कर सकते हो। किससे याद कर सकते हो, कालजा, का, काराकोरम, ल, लद्दाख, ऐसे, लद्दाख, अच्छा यहाँ पे तो जास्कर है, लद्दाख वाली ये आ गई ना, लद्दाख रेंज, काल, और जा से आ जाएगा जास्कर। तो आप किससे याद कर सकते हो, कालजा से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांस हिमालय के कितने भाग है, काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की सीक्वेंस में है। तो ऐसे नहीं करना है कि जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है ना, या तो भाई ऐसे दक्षिण से उत्तर याद कर लो या उत्तर से दक्षिण, कोई भी एक सीक्वेंस। तो कालजा याद रखो ना, कालजा अच्छा है, कलेजा, कालजा, जो भी आप याद रखना चाहो, है ना। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना। अच्छा, ये सिंधु नदी कहाँ से जा रही है, मानसरोवर झील से इसकी उत्पत्ति हो रही है, नुब्रा वैली कहाँ है, नुब्रा नदी कहाँ है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो ट्रांस हिमालय है उसको क्या क्या कहते हैं। तो ये वाली बातें तो मैंने आपको बता ही दी है ना, ये 250 किलोमीटर अभी। तिब्बती हिमालय कहते हैं, लद्दाख तिब्बत में है ना, 1000 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, 2.5 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। वृष्टि छाया क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया, शुष्क परिस्थितियां, तीन श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। किसकी बात करते हैं, काराकोरम श्रेणी की। ये भारत की सबसे उत्तरी सीमा रेखा है। ये क्या है, भारत की सबसे जो उत्तरी सीमा रेखा है वो है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है केटू गॉडविन आस्तीन। क्या है, केटू गॉडविन आस्तीन। ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट आपको याद होनी चाहिए, 8611 मीटर है। ठीक है, गॉडविन आस्तीन जो है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी पीक है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स है। यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स है, जैसे सियाचिन हो गया, हिस्पर, बालतोरो, बतूरा, है ना, बियाफो। तो ये आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से हिमनद कौन सी श्रेणी के अंदर है। तो सियाचिन, तो सियाचिन तो सबसे ऊपर वाला है अपना, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, है ना। तो ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। तो सियाचिन, हिस्पर, बाल्तोरो, बतुरा, बियाफो, ये ग्लेशियर कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में है। ग्लेशियर यानी हिमनद। यहाँ से नुब्रा नदी का उद्गम होता है, और किससे होता है उसका उद्गम, सियाचिन हिमनद से। किससे होता है, सियाचिन हिमनद से होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर प्रसिद्ध काराकोरम दर्रा है जो भारत और चीन को जोड़ता है। यहाँ पे क्या है, काराकोरम दर्रा है जो भारत और चीन को जोड़ता है ना। अब आपसे ये कोई पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि भैया ये कहाँ पे है, जो अपना काराकोरम श्रेणी है, जो कि अपने ट्रांस हिमालय का पार्ट है, उसके अंदर है ना। ये सियाचिन हिमनद जो पिघलता है, तो इससे नुब्रा नदी का उद्गम होता है ना। ये आगे जाकर बहुत ही खूबसूरत एक घाटी बनाती है ना। वो हम देखेंगे इस नदी के बारे में भी, नुब्रा नदी के बारे में भी देखेंगे, नुब्रा घाटी के बारे में भी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी।
दूसरी क्या है, लद्दाख श्रेणी। ये काराकोरम के ठीक दक्षिण के अंदर है ना। बताया था उत्तर से दक्षिण का क्रम है ये। तो ये वाला लाइन तो आपको पता ही है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है रक्का पोसी। ये हाइट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इजी है इसलिए लिखी हुई है 7788, है ना। रक्का पोसी 7788 है। ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। मतलब यहां से गिरे तो सीधे नीचे, है ना। इसकी इसका फैक्ट क्या है कि ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली, बहुत तीव्र स्लोप है इसका, ऐसी चोटी है रकापोसी, है ना। तो ये बात हो गई इसकी चोटी की। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत भी कहते हैं। जो लद्दाख श्रेणी है उसको तिब्बत के अंदर क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत, है ना। और इसके ठीक दक्षिण के अंदर क्या है, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से आपकी कौन सी नदी का उद्गम होता है, कमेंट में बताओ, मैंने बता दिया है ना। ये इसके अंदर ही है खारदुंगला पास, खारदुंगला दर्रा, है ना, जो नुब्रा तथा श्योक नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा जो है वो क्या कर रहा है, नुब्रा और श्योक नदी घाटी जो है उसको मुख्य सिंधु नदी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच लद्दाख का पठार स्थित है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में क्या है, लद्दाख का पठार है, जो कि 4800 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा पठार। ये पठार एक ठंडा मरुस्थल है। पठार क्या है, ठंडा मरुस्थल है। अब बात आती है नुब्रा घाटी की। आपको दिख रही है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी जो है लद्दाख और काराकोरम श्रेणियों के बीच में है। नुब्रा घाटी कहाँ है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच में। ये कैसी है, तीन भुजाओं वाली एक घाटी है जो नुब्रा और श्योक नदी के संगम पर बनती है। कहाँ पे बनती है, नुब्रा और श्योक नदी के संगम पर बनती है। सियाचिन हिमनद इसी घाटी में स्थित है। घाटी का पुराना नाम डुमरा है, जिसका मतलब क्या होता है, फूलों वाली घाटी होता है। इस घाटी के अंदर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। घाटी में दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियन ऊंट जो है वो कहाँ से आए, इधर से पहले जो प्राचीन सिल्क रूट था ना, चाइना से जो सिल्क आता था और इधर इंडिया से होते हुए उधर जाता था, है ना। तो ये जो ऊंट थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो आज भी ये क्या है, इन ठंड और जो शुष्क परिस्थितियों वाली ये घाटी है उसके अंदर पाए जाते हैं दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट। कहाँ पाए जाते हैं, नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे झांसकर श्रेणी की। झांसकर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है कामेट। झांसकर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कामेट है। ये श्रेणी सुरु तथा कर्णाली नदियों के बीच में स्थित है ना। तो इसके अंदर क्या है, जो जासकर श्रेणी है उसके दोनों तरफ दो नदियां हैं, एक तरफ सुरु है, एक तरफ क्या है, कर्णाली है। ठीक है। सिंधु नदी घाटी लद्दाख तथा जासकर श्रेणी के बीच स्थित है। सिंधु नदी घाटी जो है वो कहाँ पे स्थित है, अपने लद्दाख और जासकर के बीच में स्थित है। एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में है, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख और झांसकर के बीच में है। यहाँ पर हमारा ट्रांस हिमालय खत्म हो जाता है। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने बात की, ये इसको तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, है ना। ये तिब्बत में और लद्दाख के अंदर ज्यादा फैला हुआ है। इसके तीन पार्ट है, कालजा से आप याद करोगे, काराकोरम, लद्दाख और झांसकर। ठीक है। नुब्रा नदी, नुब्रा घाटी, सियाचिन ग्लेशियर, है ना, दो कुबड़ वाले ऊंट। ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, आपको ध्यान रखना है ना। केटू गोडविन आस्तीन जो है सर्वोच्च चोटी है, आपको ध्यान रखना है ना। उसके अलावा आपके कुछ पास वगैरह हैं, है ना, खारदुंगला पास हो गया, है ना, काराकोरम दर्रा हो गया, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रकापोसी है। झांसकर की कौन सी है, कामेट है।
है ना। तो आप बढ़िया से रिवीजन करना, जब क्लास खत्म हो जाए आपको पक्का सारी चीजें याद हो जाएगी। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले पार्ट की और। जो अगला जो पार्ट है वो आता है मुख्य हिमालय। कौन सा आता है? मुख्य हिमालय। तो ये ऊपर वाली तो हो गई अपने, ये झांझकर रेंज तक हमने पढ़ लिया ना ये, है ना। ये देखो, ये नुब्रा हो गई, ये श्योक हो गई, है ना। और ये अपनी कौन सी जा रही है? सिंधु नदी जा रही है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, है ना। ये कुछ पास है ना। ताइसुनु जो जिला, है ना, ग्रेट हिमालय रेंज, ये वाली हम मुख्य हिमालय जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसका एक पार्ट है ग्रेट हिमालय रेंज। ठीक है। तो शुरू करते हैं। मुख्य हिमालय जो है उसके अंदर दोनों तरफ ही, इधर से स्टार्ट होके जो अपने लास्ट में जाता है वहां तक जाते हैं, तो दोनों साइड क्या है? सिंटेक्सियल बैंड है, अक्षांगीय बैंड, मतलब ऐसे 90 डिग्री का बैंड टाइप, है ना। वहां पर जो नदियां हैं वो भी क्या होती हैं? ऐसे मुड़ जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। वो ऐसे नहीं है कि भैया ऐसे 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 सांप की तरह चले, नहीं, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पर घुमाव ले लेगी, अपना रास्ता भूल जाएगी, है ना। क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा घुमावदार है, जहाँ पे शुरू और जहाँ पे खत्म होता है ना। यहाँ पर ये देखो, ये इधर क्या है? अक्षांगीय मोड़ है इसके अंदर, है ना। तो ये शुरू कहाँ से होता है? ये अपने शुरू होता है यहाँ से, सिंधु नदी है ना। यहाँ से शुरू होकर इधर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है। और इसकी जो अगर लंबाई देखें कि कितनी लंबाई में फैला हुआ है, यह है 2400 से 2500 किलोमीटर। कितनी दूरी में है? 2400 से 2500 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है ना। और मैथ में अपन वो चाप बनाते थे ना, तो ऐसे चाप के आकार में ये फैला हुआ है ना, आर्क की शक्ल में फैला हुआ है। फिर इसकी यदि चौड़ाई की बात करें तो इधर चौड़ाई है 400 किलोमीटर के लगभग, और इधर चौड़ाई है 150 किलोमीटर के लगभग, है ना। तो ऐसा क्यों है भाई? जब वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आके इधर यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यहाँ पे क्या है, धमाका जोर से हुआ, हाइट जो है ज्यादा निकल गई, हाइट क्या हो गई? ज्यादा निकल गई। तो ये वाली जो चौड़ाई है वो कम हो गई, इधर की चौड़ाई क्या है? ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रेशर क्या लग रहा था? ज्यादा लग रहा था। ठीक है, दबाव क्या लग रहा था? ज्यादा लग रहा था, है ना। तो चौड़ाई तो हो गई कम, ऊंचाई हो गई ज्यादा। ठीक है। अब हिमालय का जो ढाल की यदि बात करें, है ना। अच्छा, दोनों ओर क्या है? अक्षांगीय मोड़ है, सिंटेक्सियल मोड़, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। फिर हिमालय का उत्तरी ढाल क्या है? मंद, मतलब तिब्बत की तरफ वाला जो है ना, नत्रोत्तर या अवतल, है ना। इधर ढाल क्या है? कम है, कॉनकेव। और दक्षिणी ढाल जो अपनी तरफ का है वो उन्नतोदर या उत्तल ढाल है। इसलिए उत्तरी ढाल पर हिमनद अधिक पाए जाते हैं। इधर इधर की तरफ क्या है? हिमनद ज्यादा है। और अपनी तरफ क्या है? वनस्पति आराम से हो जाती है। दक्षिण ढाल पर वनस्पति का विकास अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा 5500 मीटर है। इधर इधर वाला जो है, इधर वाला जो है, इधर वाला, अरे व्हाइट वाला तो क्यों लिया है? ये वाला जो है, इधर तो जो हिम रेखा है, मतलब जिस हाइट पर बर्फ जमना स्टार्ट होती है वो है 5500 मीटर, है ना। और इधर वाला जो है, इधर इधर 4500 मीटर के अंदर ही बर्फ जमने लग जाती है। क्योंकि अपने मानसून कहाँ से आ रहा है? बंगाल की खाड़ी से आ रहा है। तो यहाँ पर नमी ज्यादा है तो बारिश ज्यादा होगी, इसलिए कम हाइट पर ही बर्फ जमने लग जाएगी। और ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 5500 मीटर के आसपास जाके जमती है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से धीरे धीरे बढ़ती है। जो पश्चिम हिमालय इधर वाला, इसकी धीरे धीरे बढ़ती है, आगे चलते जाओ, धीरे 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 ऐसे बढ़ती रहती है। लेकिन जो पूर्वी हिमाचल है उसकी ऊंचाई जो है एकाएक बढ़ती है, जिसके कारण पूर्वी हिमालय की चोटियां मैदान से नहीं दिखती है। जो पूर्वी हिमालय है उसकी जो चोटी है वो हमको मैदानों से दिखाई नहीं देती। ये हो गया अपना जो
मध्य मुख्य हिमालय जो है वो हो गया। ठीक है, अब जो मुख्य हिमालय है उसके भी तीन पार्ट हैं। उसके भी कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। मुख्य हिमालय के कितने हैं? तीन पार्ट हैं, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय की हम बात करते हैं। ग्रेट हिमालय की तरफ चलते हैं। ग्रेट हिमालय जो है नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है ना। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वही कितनी है? 6100 मीटर है। 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो कितनी है? 25 किलोमीटर है ना। ये जो है पूरे साल, पूरे साल क्या है? बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। ये पूरे वर्ष क्या होता है? बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, किसको नहीं पता, माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची जो है चोटी है। इसको नेपाल के अंदर सागर माथा कहते हैं और चीन में कहते हैं चोमोलुंगमा। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। देखो, सागर माथा का मतलब क्या है ना। अब देखो, हम तो माउंट एवरेस्ट ही कहेंगे, क्योंकि हमें तो अंग्रेज सिखा के गए, है ना। हाँ, चीन वालों ने अपने हिसाब से इसका नाम रख रखा है, क्योंकि चीन वाले और जो नेपाल वाले हैं उन्होंने अपने हिसाब से इसका नाम रख रखा है। सागर माथा का मतलब क्या है? ब्रह्मांड की माता। माउंट एवरेस्ट को नेपाल वाले क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की माता, सागर माथा। चीन वाले कहते हैं चोमोलुंगमा। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है बर्फ की रानी। क्या होता है? बर्फ की रानी। तो ये पूरे वर्ष क्या होती है? बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ पर अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। कौन से हिमनद पाए जाते हैं? अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंत, पिंडर, मिलान, जेमू, है ना। ये सब आपके ग्रेट हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। इसकी कुछ और चोटियां भी हैं। कंचनजंगा है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है। मकालू तो नेपाल के अंदर है ना। तो ये कुछ चोटियां जो है वो इसके अंदर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय जो है वो भी ऐसे ही इधर की साइड इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और जैसे पूर्व की तरफ जाओगे तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी कम। इसकी एवरेज हाइट 3700 से 4500 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है ना। जैसे जैसे अलग अलग प्रदेश में जाओगे तो इसके अलग अलग नाम है मध्य हिमालय के। ठीक है, अब इधर तो कहते हैं इसको पीर पंजाल। क्या कहते हैं? पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर के अंदर है ना। ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। फिर आते हैं यहाँ पर हिमाचल के अंदर। हिमाचल में बोलते हैं धौलाधर। क्या बोलते हैं? धौलाधर। हिमाचल के बाद में कौन सा स्टेट आता है अपना? उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के अंदर इसको कहते हैं मसूरिया नाग टिब्बा। क्या कहते हैं? मसूरिया नाग टिब्बा। उत्तराखंड के बाद में देश ही बदल जाता है, कौन सा आता जाता है? नेपाल आ जाता है। नेपाल वाले कहते हैं इसको महाभारत श्रेणी। क्या कहते हैं? महाभारत श्रेणी। नेपाल के बाद में अपना कौन सा स्टेट आता है? सिक्किम आता है। कौन सा आता है? सिक्किम। सिक्किम वाले बोलते हैं इसको डोकिया। क्या बोलते हैं? डोकिया। फिर आ जाता है कौन? भूटान आ जाता है। भूटान वाले कहते हैं इसको ब्लैक माउंटेन। क्या कहते हैं? ब्लैक माउंटेन। ये नाम याद हुए क्या? यहाँ पर है पीर पंजाल। कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल। हिमाचल के अंदर धौलाधर है। फिर उत्तराखंड के अंदर मसूरिया नाग टिब्बा। फिर उत्तराखंड के बाद में क्या आ गया? नेपाल। नेपाल वाले कहते हैं महाभारत। सिक्किम के अंदर क्या कहते हैं? डोकिया। और ये क्या कहते हैं? भूटान वाले ब्लैक माउंटेन, काला पर्वत।
लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी इसको कहा जाता है। मध्य हिमालय जो है उसका और क्या नाम है, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसकी एवरेज हाइट जो है 3700 से 4500 मीटर है। चौड़ाई जो है 50 से 80 किलोमीटर है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो इसको कहते हैं जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को, धौलाधर कहते हैं हिमाचल में, मसूरी नाग टिब्बा कहते हैं उत्तराखंड में, महाभारत कहते हैं नेपाल में, डोकिया कहते हैं सिक्किम में, ब्लैक माउंटेन कहते हैं भूटान में। ठीक है। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच मध्य कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी ये सब स्थित है ना। ये जो ग्रेट हिमालय जो है और जो मध्य हिमालय है इसके अंदर दरारें बनी हुई है। क्या बनी हुई है, दरारें बनी हुई है। घाटी आप जानते हो ना, इधर की तरफ एक पहाड़ है, फिर इधर की तरफ एक पहाड़ है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है ना। तो ऐसे काफी सारी घाटियां बनी हुई है। जैसे कश्मीर घाटी बनी हुई है। कौन सी घाटी बनी हुई है, कश्मीर घाटी। ये वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में बनी हुई है। अब आपको ये पता होना चाहिए पीर पंजाल कहाँ पे है, कश्मीर में है ना। फिर कुल्लू घाटी, कुल्लू कहाँ पे है, हिमालय के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, सॉरी, है ना, हिमालय में तो सभी है, हिमाचल के अंदर है कुल्लू। तो वृहत हिमालय और धौलाधर श्रेणी, धौलाधर कहाँ पे कहते हैं इसको, हिमाचल के अंदर कहते हैं, है ना। फिर कांगड़ा जो है, कांगड़ा कहाँ पे है, कांगड़ा अपना है हिमाचल के अंदर ही, है ना। लेकिन इधर की तरफ से क्या आ जाता है अपना, उत्तराखंड आ जाता है ना। तो महान हिमालय और अपना जो मसूरी श्रेणी है उसके बीच में है कांगड़ा घाटी। काठमांडू, काठमांडू कहाँ पे होगा, नेपाल और भारत के बीच। तो काठमांडू जो है महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है। इस श्रेणी में स्थित घास के मैदानों का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, पशुओं को चराने के लिए किया जाता है। यहाँ पर स्थानीय समुदाय ऋतु प्रवास करते हैं। यहाँ पर क्या, जो गुज्जर बकरवाल वो जो होते हैं भोटिया लेपचा, ये क्या करते हैं, जैसे बर्फ गिर गई तो अपने घर को, है ना। और जैसे ही ऐसे होता है कि हाँ भाई अब मखमली सी घास उग गई, अब जो पशु है उनको चराने का ऐसे टाइम आ गया है, तो उनको लेके निकल जाते हैं, है ना। तो यहाँ की जो जनजातियां हैं वो पशुचारण के लिए आती हैं इन मैदानों के अंदर। ठीक है। और फिर वापस जैसे ही बर्फबारी होती है वापस अपने घरों की तरफ लौट जाती है। इसको क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। अब ये वाले आपको ध्यान रखना है कि आपके जो जम्मू कश्मीर है वहां पे गुज्जर और बकरवाल जनजाति है जो कि ऋतु प्रवास करते हैं। उत्तराखंड और सिक्किम के अंदर भोटिया जनजाति है, और सिक्किम के अंदर लेपचा जनजाति है जो क्या करती है, आपके ऋतु प्रवास करती है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है करेवा, जो सबसे मस्त वाली चीज है, एक जादू का सीक्रेट है, कश्मीर का गोल्ड माइन है, सोने की खान है कश्मीर की, है ना। तो बात बहुत पुरानी है, प्लीस्टोसीन काल की, कब की, प्लीस्टोसीन काल की, चतुर्थ कल्प की बात है ना। तो कश्मीर घाटी के अंदर एक टाइम था जब बहुत बड़ी अस्थायी झील थी। क्या थी, बहुत बड़ी अस्थायी झील थी। वहां पर नदियां आई, अपने साथ अवसाद लेकर आई। हिमनद जो है नदियों के अंदर बहते हुए वहां पर आए। तो वो जो मलबा आया, वो अवसाद जो आए, वो क्या हुए, उस झील के अंदर आके बैठ गए। उस झील में आके वो अवसाद क्या हो गए, बैठने लग गए। अब बैठते बैठते इस झील का जो तल था वो क्या हो गया, जम गया, है ना। झील के तल तल के अंदर क्या हो गया, ये अवसाद जम गए। अब ये जब यहाँ से पानी जो है वो पानी निकलकर बाहर जब चले गया, है ना, तो यहाँ की जो मिट्टी बची ना बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई। वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई। भूगोल में उसको कहा गया करेवा। उसको क्या कहा गया, करेवा कहा गया। तो अब ये करेवा क्यों खास है, ये जो करेवा है उसके अंदर केसर की खेती होती है, और दुनिया में सिर्फ यही वो इलाका है जहां पर केसर की खेती के लिए वरदान मिला हुआ है, ऐसे समझ लो आप। सेफ्रॉन की खेती के लिए कश्मीर के करेवा जो है वो क्या है, वरदान की तरह है।
और कश्मीर के अंदर जो सबसे बेस्ट जो केसर उगाई जाती है, सबसे बेस्ट जो केसर उगाई जाती है, वो है जाफरान। कौन सी है? जाफरान। हाई यील्ड, है ना, बेस्ट क्वालिटी, जो भी आप बोलना चाहो, वो कौन सी है? जाफरान है। मार्केट में इसकी कीमत लाखों में होती है। ठीक है। तो यही वो बातें हैं। अस्थायी झील थी, वहां पे नदी हिमनद के उछाल आए, उससे क्या बन गए? करेवा बन गए। ये अत्यधिक उपजाऊ होती है, करेवा का उपयोग केसर की खेती के लिए किया जाता है, और कश्मीर में जाफरान किस्म की केसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी। फिर अपन आते हैं, अगला जो पार्ट है अपने मुख्य हिमालय का, वो है शिवालिक या बाह्य हिमालय। अपने मुख्य हिमालय का तीसरा पार्ट है ये, दूसरा नहीं है, कौन सा ये? तीसरा पार्ट है ना। ये जो है मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिण वाली वो आ गई, है ना। और इसको मतलब ये सबसे ज्यादा नई भी होगी, है ना। तो इसकी हाइट कम है, 500 से 1500 मीटर। एवरेज जो है 900 से 1100 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर है ना। जो विड्थ है वो भी कम है, 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई 10 से 50 है। इसके भी प्रादेशिक नाम है। जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं जम्मू कश्मीर में, दूधवा या धांग कहते हैं उत्तराखंड में, चूड़िया घाट कहते हैं नेपाल में, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है। आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जम्मू पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में कहते हैं, ये तो हर कोई देख के बता देगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आपके पीर पंजाल श्रेणी भी है, वो किसको कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि भैया, आप मध्य हिमालय को तीन पार्ट्स में बांटे थे, है ना। तो मुख्य हिमालय को तीन पार्ट्स में बांटे थे, सॉरी। उसमें ग्रेट हिमालय हो गया, फिर मध्य हिमालय हो गया, फिर आपकी शिवालिक हो गई, है ना। तो जो मध्य हिमालय है उसके अंदर तो पीर पंजाल, धौलाधर, है ना, मसूरी, नागटिब्बा, ब्लैक माउंटेन, डोकिया, है ना, महाभारत, ये सब उसके नाम है। लेकिन जो आपका शिवालिक है उसके अंदर जम्मू पहाड़ियां हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर दूधवा और धांग है इसके अंदर, अपने उत्तराखंड के अंदर। और दापला, मिरी, अब्बोर, मिसमी, ये सब नाम किसके अंदर है? अपने अरुणाचल प्रदेश में है। चूड़िया घाट शिवालिक को कहते हैं कहाँ पे? नेपाल के अंदर कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बारे में और क्या बातें हैं? शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य अनुदैर्ध्य घाटी स्थित है। कैसी घाटी है? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल घाटी इसके बीच में स्थित है, जिसे पश्चिमी हिमालय में दून तथा पूर्वी हिमालय के अंदर द्वार या दुआर कहा जाता है। ठीक है। अब दून और द्वारों के अंदर आप और हम खूब घूमने जाते हैं, तो ये सिर्फ घूमने की जगह तो है नहीं। यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है चावल की खेती के लिए दून का, और दुआरों का उपयोग किया जाता है चाय की खेती के लिए। भाई इधर की तरफ दून है, इधर चावल की खेती होती है, और इधर जो पूर्वी हिमालय है अपना, उधर की तरफ क्या होती है? चाय की खेती होती है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं दून और द्वार को अलग अलग से। ठीक है। तो जो दून होते हैं वो जैसे देहरादून है, देहरादून जो है ना, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा है। देहरादून क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा है। हर की दून उत्तराखंड में है ना। फिर कोटा दून उत्तराखंड में है, कोटली दून उत्तराखंड में है, पाटली दून उत्तराखंड में है। तो ज्यादातर जो दून है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बस आपको दो ध्यान रखने, एक तो चंडीगढ़ के अंदर कालका दून है, और नालागढ़ दून जो है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो कुल मिला के जो दून की मिट्टी होती है वो किसके लिए होती है? चावल के लिए होती है। और द्वार वाली किसके लिए होती है? चाय के लिए। अब द्वार देख लेते हैं हम कुछ। निहांग द्वार, अलीपुर द्वार। अब कुछ चोस नाम की जो अस्थायी धारा जो है वो बनती है यहाँ पे अपने शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, है ना। तो अस्थायी धारा बनती है मानसून के टाइम पे। चोस का निर्माण पंजाब के होशियारपुर और हिमाचल प्रदेश में होता है ना। तो ये जो अस्थायी जैसे धाराएं बनाएगी, ये कोई पहाड़ है ना, इसके ऊपर अस्थायी धारा बनेगी, तो ये यहाँ की मिट्टी काट के लेके जाएगी ना, यहाँ की मिट्टी का क्या होगा? अपरदन होगा, है ना। तो ये इससे जो ढाल होगा
वो क्या होगा, अपरदित हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा ऐसे कट जाएगा। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो ढाल जिसकी वजह से कट जाता है उसको क्या बोलते हैं, चोस बोलते हैं। चोस क्या होता है, जो अस्थायी बरसात की धाराएं जो होती है ना, मानसून के दौरान, उसको शिवालिक पर्वतीय श्रेणी में पंजाब और हिमाचल के अंदर उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भी अपने चोस कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर अपना लास्ट आ जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां जो अपने बचा हुआ था, है ना। फिर हमारा हिमालय जो है खत्म हो जाएगा। तो जब हम पूर्वी हिमालय की तरफ जाते हैं, है ना, अपने जो सेवन सिस्टर्स हैं उसकी तरफ जब हम जाते हैं, है ना, तो देखो पहले तो यहाँ के स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आ गया, फिर ये नागालैंड आ गया, है ना, फिर ये आपका मेघालय आ गया, ये आपका त्रिपुरा आ गया, ये आ गया मिजोरम, और ये है अपना मणिपुर। ठीक है, देखो अपना, यहाँ पर अपना मणिपुर, याद रह जाएगा अपना मणिपुर, और अमेत्री, और ये है मिजोरम लास्ट में, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और ये है अपना मिजोरम। राजधानी मैंने कल याद करवाई थी, कितने हो गए याद है, कमेंट करके बताओ, तब तक मैं आगे पढ़ाता हूँ। चलो ठीक है, कर लिए तुम कमेंट, करते तो वही नहीं, आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल जो है ना, ये अपना यहाँ पर मैंने बताया था कि हिमालय का ऐसे सिंटेक्सियल बैंड है ना, कैसा बैंड है, तीखा मोड़ है ना, जहाँ पे नदी भी जो है 90 डिग्री पर घूम जाती है, ऐसा मैंने आपको बताया था ना। तो ये इसका जो निर्माण हुआ ना, वो कैसा हुआ है, इधर म्यांमार है, म्यांमार को पहले क्या कहते थे, ब्रह्मा कहते थे, है ना। तो बर्मा प्लेट और अपनी वाली जो प्लेट है ना, भारतीय प्लेट, इन दोनों के अभिसरण से इसका हुआ है निर्माण। पूर्वांचल का निर्माण किससे हुआ है, बर्मा प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से। ये किससे बने हुए पहाड़ हैं, बालू पत्थर से बने हुए पहाड़ हैं, मतलब ये अवसादों से बने हैं, अवसादी चट्टानें यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसके अलावा इसके बारे में क्या है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी जो है वो नागा पहाड़ियों में है, कहाँ पे है, नागा पहाड़ियों में, जिसका नाम है सारामती चोटी। क्या नाम है, सारामती चोटी, जो कि 3841 मीटर की है है ना। तो पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नागा पहाड़ियों के अंदर स्थित अपनी जो सारामती चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है ना। तो दक्षिण की ओर विस्तारित पूर्वांचल कहते हैं, भारतीय प्लेट ब्रह्म प्लेट से बना है, बालू पत्थर से बना है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सारामती चोटी है ना। इस पहाड़ी क्षेत्र में भारी वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर वन कैसे होंगे, सदाबहार वनस्पति, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, इसलिए विश्व के जो 36 तप्त स्थल है जैव विविधता के, है ना, उसके अंदर ये शामिल है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिसको बोलते हैं, तो उनके अंदर ये जो एरिया है वो शामिल है। ठीक है, फिर मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन है, जिसे भांगपुई कहते हैं, है ना। ये जो मिजो पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां हैं, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अपना ब्लू माउंटेन, या फिर इसको और क्या कहते हैं, फांगपुई कहते हैं। ठीक है, फिर जो मणिपुर है उसके अंदर क्या है, ब्रायल पहाड़ियां, और जो नागा पहाड़ियां हैं उनको जो अलग करने का काम कर रही है वो कौन कर रही है, ब्राइल पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और नागा पहाड़ियों को अलग कौन कर रही है, ब्राइल पहाड़ियां। फिर मोलेसिस बेसिन, अब मोलेसिस बेसिन क्या होता है, मिजोरम के अंदर असंगठित चट्टानों से बने बेसिन को क्या कहते हैं, मोलेसिस बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो मिजोरम के अंदर जो असंगठित चट्टानों से बना बेसिन है उसको क्या कहते हैं, मोलेसिस बेसिन कहते हैं।
फिर बात आती है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये किसने दिया था? सिडनी ब्रांड ने दिया था। तो देखो, अलग अलग जगह से अलग अलग नदियां अपनी निकल रही है, अलग अलग जगह से अलग अलग क्या निकल रही है? नदियां निकल रही है। उस हिसाब से हिमालय को सिडनी ब्रांड ने अलग अलग बांट दिया। क्या कर दिया? अलग अलग बांट दिया। सबसे पहले है कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से सतलज नदी तक जो है उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय। ये वाला, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये श्रेणियां यहाँ पर आती है। कौन कौन सी? जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ऐसी श्रेणियां कहाँ पर आती है? कश्मीर हिमालय के अंदर आती है। इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है। कितनी है? 400 किलोमीटर। और धीरे धीरे से इसकी ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है। इसकी ऊंचाई कैसे बढ़ती है? क्रमिक रूप से बढ़ती है। बोले जैसे आगे जाओगे ये पहाड़ यहाँ तक था, फिर आगे जाओगे फिर यहाँ तक है, फिर आगे जाओगे फिर और ऊंचा, फिर और ऊंचा। तो ऐसे क्रमिक रूप से क्या है? हाइट इसकी बढ़ती जाती है। ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है कश्मीर हिमालय की, वो है नंगा पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है। ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल भी है ना? चरार ए शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, ऐसी जो एरिया है वो भी कहाँ है? यहीं पर है, कश्मीर हिमालय के अंदर। ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 560 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। फिर आता है कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। ये देखो, सतलज से काली नदी तक फैला हुआ है। कहाँ तक है? सतलज से काली नदी से फैला हुआ। यहाँ पे स्टेट कौन सा पड़ता है? उत्तराखंड जो राज्य है उसके अंदर ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। ठीक है। इसकी विशेषताओं की यदि बात करें तो यहाँ पर ये जो कश्मीर हिमालय था उससे ज्यादा ऊंचा है। कश्मीर हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी है ना? तो अब जो केटू जो था ना, कंचनजंगा, वो तो पीओके में है ना, है अपना। लेकिन अभी वहां पे कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। तो वहां पे तो विवाद है। लेकिन नंदा देवी जो है ना, पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहाँ पे है? कुमाऊं हिमालय के अंदर है ना? फिर यहाँ पर काफी तीर्थ हैं, तीर्थ स्थान है। काफी जो है नदियां यहाँ से उद्गमित होती है ना? काफी यहाँ पर वो है ग्लेशियर्स हैं, है ना? जिनकी हमने बात की है पहले भी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी यहीं पर है ना? तो यहाँ पे कामेट, त्रिशूल, बंदरपूंछ, ऐसी चोटियां हैं, है ना? कामेट, त्रिशूल और बंदरपूंछ, है ना? ये सब कहाँ पे है? कुमाऊं हिमालय के अंदर है। फिर आता है नेपाल हिमालय। नेपाल के अंदर काली से लेके तिस्ता तक। कहाँ तक? काली से लेके तिस्ता तक जो हिमालय है उसका नाम क्या है? नेपाल हिमालय। ये सबसे लंबा है। देखो आप, अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है? सबसे ज्यादा लंबा ये है ना? कुमाऊं हिमालय जो है वो तो 360 किलोमीटर ही था, 320 था। 560 जो था वो अपना कश्मीर हिमालय था, फिर 320 जो है ये वाला है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेपाल हिमालय है ये सबसे ज्यादा ऊंचा होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट। लेकिन इसकी चौड़ाई क्या है? देखो, ये तो यहाँ से यहाँ तक था, फिर ये यहाँ से यहाँ तक था, और इसकी चौड़ाई और ज्यादा कम हो जाती है यहाँ पर आते आते, है ना? तो इसकी चौड़ाई सबसे कम है। सबसे लंबा है, चौड़ाई सबसे कम है। और सबसे ऊंचा भी कौन सा है? नेपाल हिमालय ही है ना? यहाँ पर दुनिया की छत यानी कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। ये सब कहाँ पे है? नेपाल हिमालय के अंदर ही है। फिर आ जाता है लास्ट में असम हिमालय। कौन सा आ जाता है? असम हिमालय। ये दूसरा लंबा एरिया है हिमालय का, है ना? 720 किलोमीटर लंबा है। ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, जो दिहांग, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं, यहाँ पे जो एंट्री लेती है वहां तक जो है ये फैला हुआ है। ये अपने देखो सिक्किम, है ना? इधर ये भूटान,
है ना, फिर असम, फिर अपना अरुणाचल प्रदेश, इनके अंदर ये फैला हुआ है। अब देखो इधर से हाइट, जैसे जैसे इधर जाओगे तो इसकी हाइट क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, है ना। और ये देखो जैसे जैसे आगे जाओगे ये सकड़ा भी होता जा रहा है ना। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, नामचा बरवा है ना। जो चीन के साथ बाउंड्री है ना वहां पे है नामचा बरवा। अन्य अगर चोटियों की बात करें, पौनरी, कांगटो, ऐसी और चोटियां भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, है ना ये। फिर इनके अंदर कुछ पास भी हैं, है ना, जास्कर, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिला, है ना। तो ये जो है ना, ये पास वगैरह हम पढ़ लेते हैं अब। पास अलग से होंगे। असम हिमालय हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, प्रमुख चोटियां हो गई। फिर हिमालय की कुछ भ्रंश जो हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले, है ना। देखो ये क्या है, तिब्बत का पठार है। उधर क्या है, तिब्बत का पठार। फिर अपना आता है ट्रांस हिमालय। फिर आता है अपना वृहत हिमालय। ये कुछ ऐसे है कि इधर की साइड से स्टार्ट हो रहा है। किधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये तिब्बत का पठार हो गया। फिर ये ट्रांस हिमालय हो गया। फिर ये ग्रेट हिमालय हो गया। फिर अपना मध्य हिमालय हो गया। फिर शिवालिक हो गया। और फिर अपने आ जाते हैं मैदान, है ना। तो ये इस तरह से है उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। तो ये ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उसका, है ना। तो उसको हम देखते हैं। अब इनके अंदर क्या है, फोल्ड्स बने हुए हैं बीच बीच में, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, है ना। तो वो जो भ्रंश बने हुए हैं, वो थ्रस्ट जो बने हुए हैं, उनको उत्तर से दक्षिण के रूप में के क्रम में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तिब्बत का पठार से इधर आए ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और व्रत हिमालय के बीच के अंदर जो है ITSZ है। क्या है, इंडस। अपनी तरफ तो क्या है, इंडस नदी है ना, तिब्बत है फिर। तो इंडस सांगपो सेच्यूर जोन। इंडस सांगपो, सांगपो में टी जो है वो साइलेंट रहता है इसलिए टी आ रहा है ना। इंडस सांगपो सेच्यूर जोन इसको बोलते हैं। ये तिब्बत का पठार जो है, या फिर जो अपना ट्रांस हिमालय है, उसको वृहत हिमालय से क्या कर रहा है, अलग करने का काम ये कर रहा है। तो ITSZ क्या है, वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग कर रहा है, या तिब्बत के पठार और वृहत हिमालय को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है। फिर MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्या है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्या कर रहा है, वृहत हिमालय और मध्य हिमालय को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। फिर MBT, ये है मैन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या है, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। ये किसको अलग कर रही है, शिवालिक और मध्य हिमालय को अलग कर रही है। फिर एक है MFT, तो ये सबसे फ्रंट में आ गया ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैन फ्रंटल थ्रस्ट। ये क्या कर रहा है, शिवालिक और विशाल मैदान जो है भारत के, उनको क्या कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, बाकी हम पढ़ चुके हैं, ये हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हिमालय के दर्रे। अब इन दर्रों को हम याद करते हैं। सबसे पहले बुर्जिला दर्रा। सबसे पहला कौन सा दर्रा है, बुर्जिला दर्रा, ये वाला। देखो हमारे जो श्रीनगर है ना, उसको गिलगित से जोड़ने का ये काम करता है। श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है, गिलगित को जोड़ रहा है, जो कि कहाँ पे है, POK में है ना। तो जो गिलगित वाला हिस्सा है ना, गिलगित वाला हिस्सा है ना, उसमें रहते हैं बुजदिल। इधर पाकिस्तान में कौन रहते हैं, बुजदिल रहते हैं ना। तो गिलगित के अंदर बुजदिल रहते हैं। ऐसे आप याद रखो, बुजदिल से तो बुर्जिला, है ना, गिलगित से गिलगित, है ना। तो गिलगित कहाँ है, POK में है। POK को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है बुर्जिला। बुजदिल कहाँ पे रहते हैं, गिलगित में रहते हैं। बुर्जिला कहाँ है, गिलगित और श्रीनगर को जोड़ने वाला एक दर्रा है। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। बुजदिल कहाँ रहते हैं, गिलगित में, POK में रहते हैं बुजदिल। ठीक है, अच्छा जी, आगे है जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है और यहाँ से NH1D गुजरता है। ठीक है, तो ले जाने के लिए आपके अंदर होना चाहिए जोश।
ले जाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? जोश। NH1D से यदि ले जाना चाहते हो तो आप में जोश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक हाईवे है ये NH1D, है ना। तो जोशीले अगर आप हो तो आप ले मार्ग से गुजर सकते हो। याद हो जाएगा। फिर आता है पीर पंजाल दर्रा। इसके बारे में हमने पहले बात की है। श्रीनगर को पीओके से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। फिर आता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है और यहाँ से NH1A गुजरता है। यहीं पर भारत की मशहूर जवार सुरंग भी इसी दर्रे के अंदर आती है ना। तो आप कहाँ से जा रहे हो? जम्मू से यदि श्रीनगर जाना चाहते हो, है ना, तो ठंड में आपका हाल हो जाएगा बेहाल। ठंड में हाल क्या हो जाएगा? बेहाल, बनिहाल हो जाएगा। ठंड में हाल बनिहाल हो जाएगा। बेहाल को बनिहाल बोल सकता हूँ क्या मैं? तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए ठंड में हाल बनिहाल हो जाता है। ठीक है। NH1A वहां से जाता है। और दर्रे हैं, है ना। और जो काम के दर्रे हैं उसके अंदर रोहतांग दर्रा हो गया, बारालच्छा हो गया। पहले हम चांगला की बात करते हैं, है ना, क्योंकि अपन उत्तर से अपने जो जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से कंटिन्यू चलते रहते हैं, है ना। चांगला जो है ना, ये लेको पेगोग, पेगोग ये वाली जो 3 इडियट्स वाली झील नहीं थी, वो वाली है ना। पेगोग सो झील से जोड़ता है। चांगला क्या करता है? लेको पेगोग सो झील से जोड़ता है। ये लद्दाख श्रेणी के अंदर स्थित दर्रा है। लद्दाख श्रेणी किसके अंदर है? कमेंट करके बता दो फटाफट से। कालजा याद है? कालजा किस में आता है? ठीक है। तो फिर आता है उमलिंग ला। कौन सा? उमलिंग ला। ये क्या है? दमचोक को तिसुमले से जोड़ता है। दमचोक को किससे जोड़ता है? तिसुमले से जोड़ता है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा वाहनगम्य दर्रा है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर यदि कहीं वाहन दौड़ रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो वो ये उमलिंग ला है। यहाँ पर 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनी हुई है। ठीक है। तो अपने जम्मू और जो वो है अपना लद्दाख है, उधर के ये यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के दर्रे। रोहतांग ऊपर आया था ना अभी। हाँ, ये आ गया अपना रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है ना, ये पीर पंजाल श्रेणी में है और ये मनाली और लेह मार्ग को जोड़ता है। मनाली और लेह मार्ग को जोड़ता है। जो भी हिमाचल की तरफ घूमने जाता है उसके उसको रोहतांग दर्रे का सबको पता है, क्योंकि आधी बार ये बंद रहता है, आधी बार ये खुला रहता है ना। तो ये दर्रा जो है कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अब लाहौल स्पीति तक लोग घूमने बहुत कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये रास्ता इधर मनाली की तरफ से जो जब जाते हैं तो ये मोस्टली बंद मिलता है ना, बर्फ की वजह से। अब जैसे खुला हुआ है तो अब इधर से जा पाते हैं। इस टाइम पे लोग वैसे नहीं जाते इतना घूमने लाहौल स्पीति की तरफ। एक दूसरा रास्ता भी है ना। वो जो दूसरा रास्ता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उधर से लोग जाते नहीं है। इसलिए रोहतांग दर्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर अटल सुरंग बनाई हुई है पीर पंजाल श्रेणी के अंदर, जो अपने मनाली के जस्ट बाद में बनी हुई है। ठीक है। तो ये है अपना रोहतांग दर्रा। देखो, ज्योग्राफी सीखने में बहुत मजा है। और आप जैसे घूमोगे ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। और घूमने के लिए आपको पहले से ज्योग्राफी आए तो घूमने में मजा आता है ना। तो ये हो गया रोहतांग दर्रा। उसके बाद में आता है बारालच्छा दर्रा। कौन सा? बारालच्छा दर्रा। जो ये बारालच्छा दर्रा है ना, ये दर्रा लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। लाहौल स्पीति कहाँ है? अपने हिमाचल के अंदर है। अब लाहौल स्पीति को लद्दाख से कौन जोड़ रहा है? बारालच्छा दर्रा। ये मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। ठीक है। मनाली से ले जाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। पहले रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा के बाद में आपको क्या पार करना पड़ेगा? बारालच्छा। फिर आप पहुंच पाओगे ले मार्ग। ठीक है। फिर आता है थांगलांगला दर्रा। ये जो दर्रा है लद्दाख में स्थित है। ये मनाली और लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। थांगलांगला कहाँ है? लद्दाख के अंदर है और मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। उसके बाद में है सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा आजकल बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बना हुआ है। काफी लोग वहां पे जाते हैं और उधर फोटोज वगैरह जो है आपकी
बहुत अच्छी आती है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो अपने आर्मी के लोग हैं वो भी आपकी फोटोज वगैरह खींच के आपको देते हैं और अपने गूगल पे डालते रहते हैं। तो सिप किला बहुत अच्छी जगह है, मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए जीवन में एक बार। वहाँ जो सुकून मिलता है, यही वो रास्ता है जो मैं बता रहा था कि जब अपना रोहतांग दर्रा बंद होता है तो इधर जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते में पड़ता है सिप किला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ से सतलज नदी जो है भारत के अंदर प्रवेश करती है ना। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी कि चाइना का यहाँ पर बॉर्डर है। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सतलज नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इधर का। फिर अपन आ जाते हैं उत्तराखंड के अंदर। जब उत्तराखंड हम जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे है एक लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है? लिपुलेख। तो ये भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर बना हुआ है। देखो, भारत, चीन और नेपाल, इनकी सीमा से उत्तर पर है ना, तो इनका एक ट्राई जंक्शन हो गया। इसी दर्रे से क्या है, श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, इसलिए इसे मानसरोवर का द्वार भी कहते हैं। यहाँ पर अन्य दर्रा भी है, जैसे ट्रेल्स दर्रा हो गया अपना, है ना, जो क्या कर रहा है, नंदा देवी और नंदकोट चोटियों के बीच के अंदर स्थित है। ठीक है, और क्या करता है ये, पिंडारी और मिलाम हिमनद घाटी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है नाथुला दर्रा। ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा क्या करता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पर प्राचीन काल का मशहूर सिल्क रूट गुजरता था इधर से, है ना, रेशम मार्ग जो था इसी दर्रे से गुजरता था। ये दर्रा जो है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। फिर आता है जलीपला दर्रा। जो जलीबला दर्रा है वो भी क्या करता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। फिर बोमडिला दर्रा, ये कहाँ आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है, जो किसको जोड़ता है, आपके चीन से जोड़ता है। ठीक है, यांग यांग्याब दर्रा जो है ये भी क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है ना। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांग्याब जो दर्रा है उसी से भारत के अंदर प्रवेश करती है ना। फिर आता है दीफू दर्रा। ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है तथा ये दर्रा भारत चीन म्यांमार सीमा क्षेत्र पर स्थित है। फिर आता है पांगसांग दर्रा। ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। फिर तुज दर्रा, ये दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये सारे जो दर्रे हैं ये देखने अभी बाकी है, ये देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। यूजर नेम है मिस्टर डॉट जयपुरिया, है ना। इससे आप यूट्यूब पे सर्च करो, ट्रेवल विद सेरा, ऐसे आप यूट्यूब पे सर्च करो। ये अपना चैनल है जिस पर हमारी जो ट्रिप्स हैं उनके कुछ एक वीडियो डाले जाते हैं, जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है, वो एडिटिंग वगैरह वगैरह, है ना, समझते हो ना आप। तो आप हमारे साथ घूम सकते हो, भारत की ज्योग्राफी देख भी सकते हो ये पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, फिर द्वार या द्वार जो है ना, तो ये जो द्वार और द्वार है उसके अंदर क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के पदेन क्षेत्र में स्थित पहाड़ के मैदानों को कहते हैं, है ना। द्वार ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर से में पश्चिम बंगाल और असम में विस्तृत है। तीस्ता नदी से धनसिरी नदी के बीच 350 किलोमीटर दूरी के अंदर ये द्वार फैले हुए हैं। संकोच नदी द्वार क्षेत्र की पश्चिमी और पूर्वी भाग में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है द्वार के बारे में, दून और द्वार पढ़े थे ना, तो द्वार के कुछ फैक्ट्स और थे वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब अपना जो अगला टॉपिक होगा वो कल के लिए वो होगा ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तरी मैदानी प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा हिमालय जो है वो समाप्त होता है। आप हिमालय का रिवीजन कीजिए और पहले जो हमने स्थिति और विस्तार जो इंडिया का पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहो, आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है, अ, कल अपना जो मैदानी प्रदेश हम पढ़ेंगे उसके लास्ट में यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन अपने से आरपीएससी, यूपीएससी और कोई स्टेट पीसीएस और एसएससी, है ना, इन सब ने यदि कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं
तो वो हम थोड़े से देखेंगे ताकि अपना क्या हो, एक प्रैक्टिस भी होती रहेगी, सामने वाला क्या हमसे चाहता है, क्या हमें सीखना है, कैसे हमें सीखना है ना। आज चीजें बदल रही है ना। पहले तो क्या होता था कि सीधा सा आपसे पूछते थे कि जो दीफू दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है ना। अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है ना। भारत चीन और म्यांमार सीमा क्षेत्र पर है। ये फैक्ट्स अपन ने याद कर लिए, तो ये याद भी है, फिर भी अपने से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि यार ये तो मेरे को आता था फिर भी गलत हो गया, है ना। तो उनसे कैसे डील करना है वो हम कल से देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना।